નમસ્કાર આદાબ, હું અનૂપ સોની અમદાવાદ ગુજરાતથી ક્રાઇમ પેટ્રોલ દસ્તકમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજ અને કાલનું ક્રાઇમ પેટ્રોલનું એપિસોડ ગુજરાતના 2 શહેરોમાં થયેલ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. આજનું એપિસોડ આપનું અમદાવાદથી છે. मैंने एक बात कहवानी थी. શું? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. મને પણ એક બાત કહેવાની છે. શું? સેમ ટુ સેમ. मरते दम तक साथ रहेंगे, जिएंगे मरेंगे एक साथ. अमर प्रेम जवानी दीवानी मरते दम तक, ये सिर्फ फिल्मों के टाइटल्स नहीं बल्कि उस खुमार का नाम है जो 2 जवान प्रेमियों को एक दूसरे से पागलपन की हद तक बांधे रखता है. एक बार इस प्यार का बुखार चढ़ जाए तो फिर सारी दुनिया, सारे रिश्ते नाते एक तरफ हो जाते हैं. जैसे जैसे ये बुखार चढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रेम रोग के दोनों मरीज सारी हदें पार करने लगते हैं. जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं और अक्सर उनकी जो इन प्रेमियों के करीबी होते हैं. 2011 अहमदाबाद, गुजरात. And sometimes even the best players have to do that. You cannot be at the top of your game every single time you go out there, but what you can give. Oh, that's beautifully done. That's gone for another 4. हेलो, हाँ 200 पे 25,000 राखी दे. He's found the gap. This is going to be another boundary. 250 पे 50,000 राखी दे. यस 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 300 पे 55,000. यस Got the leading edge. He's got some runs for इंडिया 150 रन से जीतेगी. 1 लाख डाल दे. This one is out. Sachin Tendulkar is caught an extra cover. He got balls. And in fact, there's an appeal. The finger goes up. Zaid Khan walks. And this could be a run out. Ashish Nehra struggling. हेलो, तेरे टोटल 12 पेटी बंद है, कब देगा? दूंगा ना. कल देगा? थोड़ा टाइम तो दे दे यार. परसों फाइनल. यार पहली बार बैटिंग किया क्या तेरे साथ? कहाँ भागा जा रहा हूँ? टाइम बोल बस. 12 लाख का सवाल है, थोड़ा टाइम तो दे. दिवाली के पहले, किसी भी हालत में दिवाली के पहले विक्रम. हाँ ठीक है, दिवाली के पहले. आशु, अभी तक पहली रोटी पर ही हो. स्ट्रांग बनना है या नहीं? दीदी ये बैंगन तो मरा हुआ चूहा जैसा दिखता है. बैंगन तो बहुत हेल्दी होता है और जब तक बैंगन नहीं खाओगे तो रुपेश भाई और सनी भाई की तरह लंबे कैसे होगे? हाँ चलो रखो जल्दी से. गुड बॉय. ये आहा. बाय दीदी. बाय. अरे 4 बजे तेरी क्लास है, याद है ना? याद है, सुबह से 3 बार कह चुके आप. क्योंकि हर एक क्लास जरूरी होती है, समझे? चलो भागो अभी. दीदी आने के बाद क्रिकेट देखो थोड़ा. देखो मैचेस आए दिन होते रहते हैं लेकिन 10th के एग्जाम बार बार नहीं होते हैं, समझे? तो नो क्रिकेट. मैं आपको हाईलाइट्स देख के बता दूंगा सनी भैया, ठीक है? तू उड़ मत ज्यादा, अगले साल तू भी 10th में ही आएगा, फिर उतर जाएगी तेरी सब हीरोगिरी. चल अभी बाय दीदी. बाय. अरे तृप्ति, इसने कुछ खाया कि नहीं? बस काकी, दूसरी रोटी शुरू और आधी सब्जी भी खत्म. अरे वाह, मुझसे तो होता ही नहीं इसे खिलाना. दरअसल मैं तो इससे कुछ करवा ही नहीं सकती. क्या है ना काकी, हमारा ये जो आशु है ना, ये हमारे घर का हीरो है. अब हीरो के थोड़े नखरे दिखाना तो बनता है ना. अच्छा, अब तो ज्यादा चढ़ा मत इसे, वरना ये जो तेरा हीरो है ना, तेरे कॉलेज जाने के बाद मुझ पर हावी हो जाएगा. बदमाश. अच्छा तृप्ति, तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया. ठीक है, बाय मेरे आशु हीरो. बाय. पापा, दवाइयाँ ली आपने? बेटा नाश्ते से पहले की सारी दवाइयाँ ले ली है मैंने. अब आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और बाकी की गोलियां भी ले लीजिए. हाँ पापा, बस आपको जल्दी से ठीक हो जाना है और फिर दिवाली में हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जमकर पटाखे फोड़ेंगे. और एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना
तो अंबाजी के दर्शन जाने की सोच रखी थी। और मम्मी पता है क्या, काका भी आज मुझसे कह रहे थे कि सब लोग अंबाजी हो आते हैं। ये शाम काम पे निकल गया क्या? दिवाली का सीजन चल रहा है ना, सुबह सुबह 9 बजे ही चला गया है। हे भगवान, 10 बज गए। मैं भागती हूँ, मेरी क्लास मिस हो जाएगी। पापा आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लीजिएगा क्योंकि आपके लिए डेडलाइन है। दिवाली से पहले ठीक होना है ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे ऊपर हो गए, पता नहीं कहाँ मर गया ये विक्रम। भैया सबक, अरे बड़ा गेम है, टाइम तो लगना ही लगना है। हाँ विक्रम बेटा, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ डैड, मैं ये सोच रहा था कि दिवाली के बाद जो छुट्टियां हैं उसमें मैं यहाँ आकर कुछ काम कर लूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। एमबीए से पहले तुम्हें कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो जाए तो ये तो बहुत ही फायदेमंद होगा। एग्जैक्टली डैड, यही तो मेरा आइडिया है कि इस बार फाइनल ईयर बीकॉम के बाद मैं ब्रेक लेकर एमबीए की जगह 1 साल यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ, ताकि मेरा 1 साल भी बच जाएगा और एमबीए तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ ना डैड। वेरी गुड बेटा, पर तुम्हारी ग्रेजुएशन सफर नहीं होनी चाहिए। राइट डैड। कॉमर्स और एमबीए की बैकग्राउंड के साथ तुम इस फैक्ट्री को बहुत ऊपर तक ले जाओगे। आई प्रॉमिस, मैं इस फैक्ट्री को बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। सर, ग्वालियर 3 का आउटपुट इंस्पेक्शन के लिए रेडी है। गुड, तुम चलो मैं आता हूँ। तुम बैठो, मैं आता हूँ। ओके डैड। क्या हुआ? कुछ नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई डैड से पैसे मांगने की। तो अब कुछ और सोचूंगा। बीकॉम के फाइनल ईयर स्टूडेंट विक्रम के लिए 2011 की दिवाली अंधेरे में घिरी हुई थी। कुछ ही दिनों में उसे 12 लाख का कर्ज चुकाना था जो उसने क्रिकेट बैटिंग के नशे के कारण मोल लिया था। विक्रम के पास पैसे लौटाने का कोई जायज तरीका नहीं था। चंद दिनों में 12 लाख रुपए विक्रम कहां से लाता? पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। चलो अब आप ट्राई करो जल्दी। दीदी थोड़ा स्लोली सिखाओ ना। आप एक बार ट्राई तो करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से। पहले ये वाला, यस वेरी नाइस। अभी ये वाला इधर, यस वेरी गुड, यस इसको। दीदी दीदी रुपेश भैया को बोला ना कि मुझे डरे नहीं करे, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ए रुपेश बंद कर, आशु को डर लग रहा है। एक एहसान कर दे मुझ पर दीदी, कि मुझ पर कोई एहसान मत कर। अगर दोबारा किया ना तो एक लाफा खाएगा, समझा? चल भाग अभी यहाँ से। अरे जाता है क्या हूँ? इस बार अपने होटल का मार्जिन काफी अच्छा खासा रहा है भाई साहब। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक होटल और खोल लेंगे। एसजी हाईवे पे 1-2 जगह देखी है मैंने, अच्छे क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन श्याम, लोन नहीं लेंगे भाई, ज्यादा जरूरत पड़ी तो अपनी गांधी रोड वाली दुकान बेच देंगे। ना ना भाई साहब, उसके बारे में तो सोचना ही मत, उसे तो छुएंगे भी नहीं। वो तो मैंने तृप्ति की शादी के लिए रखी हुई है, उस समय निकाल देंगे। अपने होटल की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ तेरा है। भाई साहब, बिजनेस की बारीकियां आप ही से सीखी हैं। देखना, माँ अंबा जी की कृपा से एक दिन बहुत आगे जाएंगे हम। होटल तो अच्छा चल रहा है उसका, 1 करोड़ आराम से मांग सकते हैं। देगा? उसके बच्चे का सवाल है, जो मांगेंगे देगा। हाँ बोल। क्या बोलूं? बोलती बंद क्यों हो गई? कल दिवाली है, मैंने 12 पेटी जमा नहीं किया ना तो लग जाएगी, और मेरी लगी तो तेरी लग जाएगी। किसी की नहीं लगेगी यार, और कल तेरे हाथ में पैसे होंगे। चल रख। ओके बाय। आज के आज ये काम करना होगा, आज शाम का प्लान बनाओ। ठीक है। अरे यार 3 घंटे से घर पे नजर रखी और अभी तक घर से एक मक्खी भी बाहर नहीं निकली। अब विक्रम बोला है बच्चे को लेकर निकलेगी, निकलेगा मतलब निकलेगी। अब विक्रम थोड़ी झूठ बोलेगा बे।
मम्मी आपने मुझे बताया नहीं पापा की मेडिसिन खत्म हो गई है। मैं कॉलेज से लौटते टाइम ले आती। अरे हाँ, मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन इस दिवाली की मिठाई बनाने के चक्कर में बताना ही भूल गई। चलिए ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ए आशु हीरो, चलेगा स्कूटी पे? ये मार्केट जाएंगे और ये वापस लौट आएंगे। जिप जैप जूम। हाँ, जिप जैप जूम। मम्मी काकी, मैं आशु को अपने साथ लेके जा रही हूँ। हाँ ठीक है। देविका। जी दीदी। शाम के 7 बज गए, अब तक आशीष और तृप्ति वापस क्यों नहीं लौटे? दीदी एक काम करें, तृप्ति के सेल पर फोन करके देखिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ। इनकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो उसने कहा कि मैं मेडिकल स्टोर से ले आती हूँ। मैं देख के आता हूँ। मेडिकल वाला कह रहा है कि तृप्ति तो वहां पे आई नहीं। तो किसी दूसरी दुकान पर गई होगी। भाई साहब मैंने पूछा उस दुकान वाले से, वो कहता है कि उसके पास में वो सारी दवाएं जो आपके लिए आती हैं। जब सारी दवाएं हमारे उसी के यहाँ से आती है तो फिर तृप्ति दूसरी दुकान पे कैसे जाएगी? मैं तो कहता हूं पुलिस को बुलाते हैं। हेलो, श्याम मनसुखानी। हाँ कौन बोल रहे हैं आप? गहरी सांस ले और ध्यान से मेरी बात सुन। कौन बोल रहे हैं आप? अबे बोला ना, शांति रख। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या बात है? तेरी भतीजी तृप्ति और तेरा बेटा आशीष दोनों हमारे पास है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिल्लाएगा तो काट दूंगा, फोन भी और दोनों के गले भी। स्टोरी खत्म। चाहता है ऐसा हो साले? तेरा मणिनगर वाला होटल तो वैसे ही सोने की खान है, ऊपर से दिवाली के सीजन में तो हीरे मोती बरसे हैं। बस तेरे हाथ का थोड़ा सा मैल। 1 करोड़ चाहिए। मुझे मेरे बच्चों से बात करनी है। कहाँ है आशु और तृप्ति? तेरे पास तो नहीं है, अपहरण हुआ है उनका, किडनैपिंग, जो कि मैंने की है। तुम कौन हो? होने वाला करोड़पति या तेरे बच्चों का हथियार है, दोनों में से कोई एक। अब तू ही बता कौन हूं मैं? मुझे मेरे बच्चों से बात करनी है अभी इसी वक्त। आशु, आशु, कैसे हो बेटा? हो गई तसल्ली? सुन ली अपने बेटे की आवाज? कैश की तैयारी कर। तृप्ति कहाँ है? जिंदा है, और अब मैं तेरे को फोन करूंगा 9:30 बजे। तब तक सारा कैश तैयार रख, वो भी एक बैग में। जगह मैं बताऊंगा। अगर पुलिस के पास जाने की सोची भी ना, तो अपनी दिवाली शमशान में मनाएगा, पटाखों की जगह लाशें जलाएगा। श्याम, श्याम बच्चे कहाँ हैं? तृप्ति और आशु को किसी ने अगवा कर लिया भाई साहब। दिवाली के एक दिन पहले 20 साल की तृप्ति और उसका 5 साल का चचेरा भाई आशीष दोनों किडनैप हुए। दोनों परिवार निराशा और डर के अंधेरे में डूब गए। पूरे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और अपहरणकर्ताओं ने पुलिस के पास जाने से सख्त मना किया था। आशीष के पिता और तृप्ति के चाचा श्याम एक समझदार इंसान थे। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो ऐसे केसेस में सबसे पहले किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। इस नंबर को सर्वेलेंस पे डाल दो और सारी बातचीत को रिकॉर्ड करो। किडनैपर ने क्या है कि 9:30 बजे दोबारा श्याम भाई को फोन करेगा। राइट सर। और हाँ सुनो, कॉल ट्रैक करो और एकदम संभल के, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर। ओके।
जल्दी जाओ। 8 बजे के आसपास उसका फोन आया था। ना श्याम, 8:30 हुआ के। हाँ, 8:30 बजे के आसपास। आपके सेल पर आया था? जी हाँ, मेरे सेल पे फोन आया था। बिजनेस में आपका कोई दुश्मन? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मणिनगर में होटल है मेरा, सबके साथ में अच्छे ताल्लुकात हैं। किडनैपर ने लैंडलाइन पे फोन नहीं किया, आपके होटल में फोन नहीं किया, बल्कि आपके सेल पे फोन किया। जानता है वो आपकी बेटी तृप्ति आशीष को साथ ले गई 6:30 बजे के आसपास। हाँ, दवाई लेने। जी हाँ। तृप्ति ने देखा होगा कि दवाई घर में नहीं है, इसको लेने के लिए बाहर निकली। आशीष उसे दिखाई दे गया, उसे साथ लेकर चली गई। मतलब ये कि रोज का रूटीन नहीं था ये। 6:30 बजे आशीष को लेकर घर से बाहर जाएगी, कोई प्लानिंग नहीं है ये। जी नहीं, तृप्ति ने देखा कि दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो लेने चली गई। मैंने नहीं बोला था उसे। कोई घात लगा कर बैठा होगा इस घर पर कि कब तृप्ति घर से बाहर निकले, मौके की तलाश में होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, सबके साथ में अच्छे संबंध है, कस्टमर से, सप्लायर से, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी ढंग से बिजनेस करते हैं। बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी कमाई है आपकी। ये बात किडनैपर अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने आपके बेटे और आपकी भतीजी का किडनैप किया। तभी उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। वो जानता है कि बच्चों की वापसी के लिए आप इन पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेंगे। हाँ गढ़वी सर, वो किडनैपर्स का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, लेकिन सर हमने श्याम भाई के फोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया। वेरी गुड। अच्छा, किडनैपर के फोन लोकेशन का कुछ पता लगा? हाँ सर, मिल गया। ये गुजरात कॉलेज रोड के आसपास ही है। एक टीम बनाकर वहां पर भेजो। और हाँ, रात का समय है, थोड़ा संभल के। बिल्डिंग्स के अंदर की सारी मूवमेंट को रिकॉर्ड करो। सर एक बात और। बोलो। सर, करीब 1 साल पहले मनसुखानी परिवार में कुछ 65,000 रुपए के गहनों की चोरी हुई थी, और सर वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है। 65,000 के जेवर चोरी हुए थे आपके घर से? जी हाँ, पिछले साल हुई थी। आपके पुलिस स्टेशन में उसका केस भी दर्ज है, लेकिन अब तक चोरी पकड़ी नहीं गई। और दोबारा जुर्म आपके घर में दाखिल हुआ, वो भी 1 साल के अंदर। इत्तेफाक है। लगता है शायद किडनैपर का फोन है, किसी दूसरे नंबर से। इससे बात करिए श्याम भाई। और हाँ, फिरौती की रकम के लिए इसे बार्गिंग करो, बातों में लगा कर रखिए। हेलो, पैसे तैयार है? देखो, चंद घंटों में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आधे घंटे में फोन करके बताता हूँ कि तेरे बच्चों की लाशें कहाँ हैं। नहीं नहीं, सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुन। क्यों नहीं? देखो, 25 लाख इकट्ठे कर पाया हूँ कैश, और 15 लाख के जेवर है मेरे पास। बाकी की रकम इंतजाम करने के लिए मुझे 48 घंटे की मोहलत चाहिए। कल दिवाली है, बैंक बंद है, बात समझने की कोशिश करो। चल ठीक है, समझ ली तेरी बात। इसका मतलब अभी तू सिर्फ 40 दे सकता है, राइट? हाँ। पैसे और जेवर दोनों एक मजबूत बैग में डाल और ले आ मेरे पास। कहाँ पर? SG हाईवे पे इस्कॉन मॉल है। हाँ, उसके पीछे ठीक 2 बजे। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं पहचानता हूँ तुझे। तू बस अपनी वाइट करोला में ठीक 2 बजे मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और हम, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। वेरी गुड श्याम मनसुखानी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बस मेरा ये विश्वास को तोड़ना मत। हाँ गढ़वी बोलो। सर कॉल ट्रेस हो गई, SG हाईवे, लेकिन सर मोबाइल बंद आ रहे हैं। उनके पास अलग अलग नंबर के कई सारे सिम कार्ड होंगे। उन्होंने श्याम भाई को इस्कॉन मॉल बुलाया है पैसों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके कुछ आदमी गुजरात कॉलेज के पास भी होंगे। तुम हर जगह हाई अलर्ट रखो, सब पे वॉच रखो और मेरे फोन का इंतजार करो। राइट सर। श्याम भाई, बैग रेडी करो, मिलते हैं किडनैपर से। उनकी फोन लोकेशन ट्रेस हो गई क्या? आप उसकी चिंता मत करो, वो सब हो जाएगी। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन पैसा लेने के बाद बच्चे नहीं लौटाए तो? वो एक्सटॉर्शन वाले नहीं लगते, उनका शायद कोई और ही गेम प्लान है। किडनैपर ने आपके सेल पे फोन किया। उसे अच्छी तरह से पता है कि आपके पास में वाइट करोला है और वो आपको अच्छे से पहचानता है। एक अरसे से वो आपके घर के ऊपर निगाह रखे हुए है, या फिर आपके घर का ही कोई सदस्य है जो इस पूरी प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? बिना सबूत वाला बकवास श्याम भाई। पिछले साल आपके घर के लॉकर से आपके जेवर चोरी हुए और आपके घर के किसी भी आदमी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कि चोर पकड़ा जा सके। मजबूरन हमको केस क्लोज करना पड़ा। घर के अंदर लॉकर, लॉकर के अंदर जेवर और सारे घर वाले बेखबर। थोड़ा ज्यादा ही अटपटा है, नहीं?
तृप्ति मेरी अलमारी खोली है, सारे जेवर गायब है। क्या क्या कह रही हो काकी? चल जल्दी चलिए। दिन दहाड़े आपके घर में चोरी हुई, उस वक्त सारे घर वाले मौजूद थे। आपने खुद इस केस को बंद कराने की हमसे मांग की। आप नहीं चाहते थे कि इस केस के लिए आपके घर के हर मेंबर के साथ में क्वेश्चनिंग की जाए। इंस्पेक्टर, बातों को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्या बात है? आप इतने उतावले क्यों हो रहे नंद किशोर मनसुखानी जी? आप हार्ट के पेशेंट हैं और पिछले 1 साल से आप घर पर आराम कर रहे हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक की एक छोटी सी दुकान भी थी जो बंद हो चुकी है, कुछ खास नहीं धंधा करती थी। मतलब आप डायरेक्ट मेरे पर ही उंगली उठा रहे हो? यही नहीं, मैं आप पर नहीं, घर के हर मेंबर के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर का मेंबर कैसे हो सकता है? भरे घर से चोरी कैसे हो सकती है श्याम भाई? देखिए, मुझे फुल डाउट है कि पिछले साल की चोरी और ये किडनैपिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक शख्स ऐसा है जिसे पैसे की जबरदस्त जरूरत है और उसे पता है कि आपके पास पैसे हैं। घर के किसी एक आदमी के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये इम्पॉसिबल है। हेलो, संभाल के। तुझे पूरा भरोसा है? कोई ऑफिस नहीं पहुंचेगा? वहां कोई चेकिंग नहीं होगी? 6 महीने हो गए, एक कुरियर वाला भी नहीं है। अगर आशीष की बॉडी मिलनी भी होगी तो हफ्ते क्या, कई महीने लग जाएंगे। तुम लोग अभी जाओ यहाँ से। तृप्ति? उसका भी बंदोबस्त मैं कर लूँगा। चलो निकलो। तुम उसके पीछे, हम आपके पीछे रहेंगे एकदम साई की तरह। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टेंशन कैसे नहीं लूं इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चे हैं उसके पास में। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखो। चलिए। हाँ विक्रम, एक बार पैसा मिला मुझे फोन कर, बच्चे को खलास कर दूंगा। सही है, संभाल के माना, ज्यादा खून खराबा नहीं। सर, हमने पूरे 16 बिल्डिंग्स की चेकिंग की, कोई मोमेंट्स नहीं है। तो बाकी की बिल्डिंग भी चेक करते रहो। कॉल इसी इलाके से है। सर, कुछ ऑफिसेज बिल्डिंग्स बाकी रह गए जहां हमने पूरी तरह से चेक नहीं की। तो चेक करो, अच्छे से चेक करो। कॉल किसी ऑफिस से भी आ सकता है। सारे ऑफिस छान मारो, फास्ट, क्विक। अब वक्त हो गया, उसे आना चाहिए। सुनो, हम एक काम करते हैं, पहले हम ऐसे एक चेकिंग करके आते हैं। हम ऐसे एक राउंड मारेंगे, मैं गाड़ी रोकूंगा रही और तुम गाड़ी के बाहर देखना चारों तरफ और मैं गाड़ी के अंदर। कहीं पुलिस का लफड़ा तो नहीं है? चले चल। अलर्ट, एक मोटरसाइकिल आ रही है, 2 सवार हैं। ओवर। मुझे कोई पुलिस वाले दिखे नहीं। वो गाड़ी के बाहर अकेला था और उसके हाथ में एक बैग भी था। कर दे क्या? मैं गाड़ी 6 सेकंड के लिए रोकूंगा, उससे पैसे मांगूंगा। मैं उससे बैग ले लूंगा। चल निकल। मुझे लगता
का ये बाइक वाले ही हमारे टारगेट है। ओके सर। पहली बार मुआयना करने आए थे, इस बार काम करेंगे और बहुत तेजी से। बी अलर्ट। बैग लेके मेरे बच्चे तृप्ति और आशु का है। जल्दी कर ना। पहले बैग रोक। तो ठोकूंगा। हेलमेट खोल, हेलमेट खोल। तृप्ति और आशीष कहाँ है? हमें नहीं पता। नहीं पता? अब अगर बोला ना पता नहीं, गोली मार दूं। आशीष का पता नहीं, तृप्ति वहां कहाँ? कोने में चौथे पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे? हवलदार, इन दोनों के मोबाइल अपने कब्जे में करो और स्विच ऑफ कर दो। नहीं नहीं विक्रम, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आशु को कुछ नहीं करोगे। अगर उसे छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? उसने हमें पहचान लिया है तृप्ति। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे समझा दूंगी, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। तुम असलियत समझ नहीं रही हो, बच्चे को मरना ही होगा। फिर मेरा क्या होगा विक्रम? घर में क्या जवाब दूंगी सबको, क्या बोलूंगी? तृप्ति, ये सब कुछ हम बाद में भी वर्कआउट कर सकते। अभी मैं अपना काम कर लूं। देखो विक्रम, पैसे मिलने तक तुम आशु को नहीं मारोगे, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। ठीक है, पैसे मिलते ही मुझे फोन कर। देखा तो नहीं ना किसी ने? कुछ पुलिस वालों ने देख लिया। देखा श्याम भाई, मैंने आपसे कहा था ना ये काम किसी घर वाले का ही हो सकता है, लेकिन तुम करोगी ये नहीं पता था। आशीष कहाँ है? मैंने कहा आशीष कहाँ है? सर, हम ब्रोकर कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं। 515 5वां माला। सबके सेल ऑफ क्यों आ रहे? बच्चा अंदर है, मुझके दरवाजा खोलने का वेट नहीं कर सकता। फायर करते हैं और अंदर घुसते हैं। ले जा उसको। आजा बेटा, आजा। किडनैपिंग के 10 घंटे के अंदर 5 साल के आशीष को सही सलामत बचा लिया गया। तृप्ति, आशीष की चचेरी बहन, अब पुलिस कस्टडी में थी। अब सवाल यह था कि तृप्ति का इस किडनैपिंग से क्या संबंध था और क्यों। जाहिर है तुम्हारा इन किडनैपर्स के साथ कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है तृप्ति? मैंने तारा थी एक बात कह विजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मनी पन एक बात कहनी चाहिए। शू? सेम टू सेम। मरते दम तक साथ रहेंगे, जिएंगे या मरेंगे, पर एक साथ। ये मरते दम तक वाला प्रेम कब से चल रहा है? 2009 से। ओह, 3 साल से दम पकड़े हुए हैं, टूट ही नहीं रहा है। हम लोग एक ही कोचिंग क्लास में पढ़ते थे, अकाउंटेंसी की क्लास में मिले और प्यार हो गया। और आशीष, तुम्हारा 5 साल का भाई, उससे प्यार नहीं हुआ? अपनी फैमिली से प्यार नहीं हुआ? भगवान से प्यार नहीं किया कभी?
क्या विक्रम, छी, तुम्हें फिर से ये बेटिंग का कीड़ा काट गया है। सॉरी तृप्ति, करते करते ना कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, फंस गया हूँ इस चक्कर में। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम आज के बाद ये बैटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ओके फाइन, नहीं पढ़ूंगा। प्लीज लास्ट टाइम मेरी मदद कर दो, सिर्फ इस बार। नहीं विक्रम, देखो, गहने चुराना अलग चीज है और अपने खुद के छोटे भाई को किडनैप कराना, नो, बहुत रिस्की है। अरे कुछ रिस्की नहीं है तृप्ति, पैसे मिलते ही तुम्हारा भाई सही सलामत घर होगा, चॉकलेट आइसक्रीम खिला के भेज देंगे उसको, उसके बाद सब कुछ फुल एंड फाइनल, हम क्लीन शुरू कर सकते हैं। नहीं विक्रम। तृप्ति, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत। तो फिर बस एक मौका दे दो मुझे सुधरने का, इसके बाद सीधे पापा का बिजनेस, फिर MBA और फिर हमारी शादी, ये सब कुछ भुला देंगे। I love you. ए आशु हीरो, चलेगा स्कूटी पे? ये मार्केट जाएंगे और ये वापस लौट आएंगे। जिप जैप जूम। हाँ, जिप जैप जूम। चल। इन्हें रोको, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आशु, आप डरो नहीं, हम लोग ना चोर पुलिस खेल रहे हैं। ये अंकल आपको थोड़ी देर बाइक पे घुमाएंगे और फिर घर छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। संभाल के। तुझे पूरा भरोसा है कोई ऑफिस नहीं पहुंचेगा, वहाँ कोई चेकिंग नहीं होगी? 6 महीने से एक कुरियर वाला भी वहाँ नहीं है। अगर आशीष की बॉडी मिलनी भी होगी ना, तो हफ्ते क्या, कई महीने लग जाएंगे। नो विक्रम, हमारी ये डील नहीं थी। आशु को मारने की हमारी कोई बात नहीं हुई थी। आशीष अब हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गया है। उसने सबके चेहरे देख लिए ना, और वो जानता है कि मैं और तुम एक साथ हैं। मैं और आशु भी साथ में हैं। वो मेरा भाई है विक्रम। चचेरा भाई। सेम थिंग। और अगर तुमने आशु को मार दिया तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी विक्रम? तुम आशु को हाथ भी नहीं लगाओगे। ओके बेबी, आशु को कुछ नहीं होगा, ओके? बस एक बार पैसे तो हाथ लग जाए। अपनी बैटिंग की लत ने तुम्हें कर्ज में डुबो दिया, और इस कर्ज को मिटाने के लिए तुम एक नन्ही सी जान को मिटाने चले थे मिस्टर विक्रम। और तुम तृप्ति मनसुखानी, तुम इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि तुमने सच्चा प्यार किया है, क्योंकि तुम्हारे इस रिश्ते के अंदर ना तो सच है ना ही प्यार, बल्कि स्वार्थ है और जुर्म है। अब सरकार तुमसे जताएगी प्यार, वो भी जमकर। अब ना तो तुम एक साथ जियोगे और ना ही मरोगे, बल्कि अलग अलग सड़ोगे। बहुत प्यार करती थी, ख्याल रखती थी आशीष का। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काश हुई होती, पर यह सच है। श्याम, तृप्ति कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं लौटी? कुछ तो कहिए। श्याम, क्या? कुछ तो बताइए। भाई साहब, हमारी तृप्ति का एक लड़के के साथ में अफेयर था। लड़के के साथ में? अरे पर कौन लड़का? वही लड़का जिसने हमारे आशीष की किडनैपिंग की थी। पुलिस तो ये भी कह रही थी कि हमारी तृप्ति भी किडनैपिंग में शामिल थी। पुलिस कह रही थी कि जेवर भी हमारी तृप्ति ने ही चुराए, वो भी उस लड़के के लिए। वो लड़का क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व था। हम अपने खून को सिर्फ जान सके, पहचान नहीं सके रोहिणी, नहीं पहचान सके हम।
बेटे तुम इस बैटिंग में कब और कैसे फंस गए? हम कभी जान क्यों नहीं पाए? हमें ये सब पता क्यों नहीं चला? नमस्कार आदाब, હું અનૂપ સોની રાજકોટ ગુજરાતથી ક્રાઇમ પેટ્રોલ દસ્તકમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજનો એપિસોડ રાજકોટમાં થયેલ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે। हेलो हेलो, मैं डायना बोल रही हूँ। मैं वो कोई बात नहीं, नाम बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम खुलकर बोलो। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मुझे एक बच्चा भी है, लेकिन मैं एक दूसरे आदमी से अट्रैक्टेड हूँ और वो आदमी भी मैरिड है, राइट? जी। और तुम गिल्टी फील कर रही हो? बहुत ज़्यादा। सिर्फ अट्रैक्शन फील कर रही हो या बात आगे बढ़ चुकी है? अट्रैक्शन तो बहुत हाई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम नहीं चाहोगी तो नहीं होगा। प्लीज़ मुझे एडवाइस करो, कैसे? अपने हस्बैंड से प्यार करती हो दिल से? करती हूँ, दिल से करती हूँ। तो फिर जितनी जल्दी हो सके उस दूसरे आदमी को भूल जाओ। कोई जिस्मानी अट्रैक्शन सच्चे प्यार से बढ़कर नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ डायना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। इतना समझ लो, एक बार जिस्मानी संबंध जोड़ोगी तो काफ़ी कुछ टूट जाएगा। चंद लम्हों के सुकून के लिए सारी जिंदगी दांव पर लगाओगी। शादी में बेवफाई की अपनी एक कीमत होती है। जब लोग विवाह के दायरे का उल्लंघन करते हैं तब कई जिंदगियां बुरी तरह घायल होती हैं। आकर्षण जब बेकाबू बनकर अवैध रिलेशनशिप में बदल जाता है तो वो एक दस्तक होती है कि अब पीछे मुड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। इसकी वजह से नाजायज रिश्तों को बोझ बनने में वक्त नहीं लगता और अक्सर इस बोझ को उतारने के लिए जुर्म का सहारा लिया जाता है। अक्टूबर 2011, राजकोट, गुजरात। बाबूजी, लोगों के कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। बेटी, हर कोई तुम्हारे और उस मयूर के बारे में हमें खुलेआम ताने मार रहा है। हाँ, तो मयूर मेरे कॉलेज का दोस्त है बस, और कुछ भी नहीं। सब तब भी ताने मारते थे कि जब मेरे मन में कोई खोट नहीं तो आप लोग क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो? बहुत दोस्ती अपनी जगह, पर वो तुम्हें अकेले में मिलने क्यों आया था? हम दोनों अंबाजी के दर्शन के लिए गए थे। तुम्हारा पति दुकान पर था, बच्चा स्कूल में था, तुम घर में अकेली थी। क्या ये ठीक लगता है? बा, मुझे मनीषा ने बताया था कि मयूर राजकोट आया हुआ है और उससे मिलने के लिए आने वाला है। आप लोग तो बस खामखा बात का बतंगड़ बना देते हैं। बा, मुझे अपने पत्नी पे पूरा भरोसा है। अब दुनिया क्या कहती है मुझे नहीं मालूम। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे उससे क्या। दुनिया मायने रखती है बेटा। जब दुनिया कुछ कहती है तो हमें सुनना पड़ता है। और उसी दुनिया की बकवास सुनकर आप अपनी बहू की बेइज्जती करेंगे। बाऊजी, बा, अगर मैं आपकी बेटी होती क्या तब भी आप यही कहते? बेटा, घाव ताजा हो तभी उसे दबा देना चाहिए। नासूर बन जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। देखो दीपक, मैं तुम्हारे बा और बापू की बुराई नहीं करना चाहता और ना ही उनके खिलाफ तुम्हें भड़काना चाहता हूं, लेकिन बिना बोले रह भी नहीं सकता। उन्हें शक करने की आदत हो गई है और मुझे तो लगता है उन्हें शक करने में मजा आने लगा है। लेकिन देवेन भाई, मैं करूं तो करूं क्या? आखिर वो मेरे माता पिता हैं। देवेन भाई, माँ और बाबूजी के शक का शिकार सिर्फ मैं होती हूँ, उन्हें और किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम दोनों ठंडे दिमाग से सोचो तो। बोलते रहिए, सुन रहे हैं। दोनों पार्टियों को सांस लेने के लिए जगह चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम उन दोनों से अलग हो जाएं? थोड़े टाइम के लिए। नहीं देवेन भाई, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे कोई महापाप करने नहीं जा रहे हो और उनकी तबीयत भी भली अच्छी है और तुम दोनों अलग रहोगे, रिश्ता तोड़ने नहीं जा रहे हो। लेकिन फिर भी दीपक,
देवेन भाई सही कह रहे हैं। तुम लोगों का हसनवाड़ी वाला मकान खाली है ना, उसकी साफ सफाई करवा लो और उसमें रहने लगो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर दोनों गाड़ियां स्मूथ पटरी पर चलने लगेंगी। हाँ, हेलो। हाँ, एक मिनट। हाँ, हम वहीं मिलेंगे। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, मुझे आने में आज लेट हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? एक काम है अर्जेंट। श्वेता तैयार हो गई? हो रही है। तो क्या अर्जेंट काम है आज? बस है। बाय मम्मा। बाय बेबी। बैठ गए ना? पकड़ो जोर से। कल्पेश। हाँ बड़ा भाई। यहाँ भाई। अच्छा सुन, मुझे एक अर्जेंट काम है आज, तो मैं आज दुकान पे नहीं आ पाऊंगा। तू संभाल लेना है। कहाँ जा रहे हैं? है काम। कैसा काम? अरे यार, तू कोई पुलिस वाला कि तेरे सारे सवालों का जवाब दूं मैं? खाना खा लेना, चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। भरत ठाकुर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था, और कल्पेश से भी, जो कि उसका चचेरा भाई भी था और बिजनेस पार्टनर भी। भरत ठाकुर आखिरकार ऐसा क्या कर रहा था? अरे ये क्या हो रहा है, बता भी दो। हेलो। हाँ, मैं भरत का दोस्त बोल रहा हूँ। वो कुछ अर्जेंट काम से गोधरा गया हुआ है, उसको लौटने में टाइम लगेगा। लेकिन भरत भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था आज सुबह। आप कह रहे हैं ना मेरे जरिए? हेलो पर फोन भी नहीं उठा रहे। पहले तो कभी गोधरा नहीं गए। वहां क्या बिजनेस का काम होता है आप लोगों का? वहाँ कोई काम नहीं होता भाभी, इसलिए तो मैं भी परेशान हूँ। तुम्हारे भरत भाई ना मुझे कुछ बताते नहीं है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कल्पेश। 2 सेलफोन्स रखते हैं वो, रिंग जा रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे। 24 घंटे से ऊपर हुए उन्हें घर लौटे हुए, और हमें कोई आइडिया नहीं कि वो गोधरा क्यों गए। इंस्पेक्टर साहब, फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया? जी नहीं, मेरे पूछने से पहले ही उसने फोन काट दिया। आपकी दुकान हसनबाड़ी में ना? जी बराबर। एक काम करिए, वो दोनों सेल नंबर लिख के दीजिए और आपकी दुकान का लैंडलाइन भी। सर, राजकोट बस स्टैंड के पास एक पीसीओ है। भरत भाई की दुकान पर फोन वहां से आया था, और भरत भाई की फोन की लोकेशन दिखा रहे हैं कि 11 अक्टूबर को वो गोधरा में थे। उस दिन से वो मिसिंग हैं। और दूसरे दिन की लोकेशन राजकोट बता रहे हैं, और 13 अक्टूबर को फिर से गोधरा। और इस वक्त लोकेशन राजकोट और गोधरा के बीच में कहीं है। यहाँ कोई गेम खेला जा रहा है। कैसा गेम सर? किसी अज्ञात आदमी ने कल्पेश को राजकोट के पीसीओ से फोन किया, बस स्टॉप से, और भरत भाई के फोन की लोकेशन राजकोट और गोधरा के बीच में है, कंटिन्यूस। जी सर। तुम एक काम करो, इन 2 बस स्टॉप के बीच में जितनी बसें चलती हैं उन्हें चेक करो। राजकोट और गोधरा के बीच में रोज 6 बसें चलती है। ये दोनों सेलफोन शाम के 5 बजे वाली बस में मिले, दोनों साइलेंट मोड पे रखे हुए थे।
भरत भाई सुबह अपने घर से 10:30 बजे निकले और उनकी वाइफ रसिका बेन ने शाम के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक में 27 मिस कॉल किए। यस सर। लेकिन घर से निकलने से पहले उन्होंने एक लास्ट कॉल रिसीव किया इस नंबर से। इस नंबर का पता करो। यस सर। एक पेट्रोल भेजो राजकोट और गोधरा रोड पर, मोटरसाइकिल ढूंढो। मुझे पूरा डाउट है भरत भाई राजकोट छोड़कर गया ही नहीं। रसिका जी, आपको और हमें भटकाया जा रहा है। कौन भटका रहा है हमें? कोई अज्ञात आदमी या फिर खुद भरत भाई। लेकिन मोटा भाई ऐसा क्यों करेंगे? आप बताइए। इन दिनों भरत भाई कुछ ऐसा कर रहे थे जो आप लोगों को कुछ अजीब या अटपटा लगा हो? मुझे नहीं पता। पापा ना बोलो बेटा, आप कुछ पापा के बारे में कहना चाह रहे थे ना? पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ और कहना चाह रहे थे ना? नहीं। रसिका जी, भरत भाई हमारे लिए सिर्फ एक केस है। आपके लिए क्या मायने रखते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, झूठ बोलने से किसी का भला नहीं हुआ। सर, राजकोट में सिटी में भी चेकिंग की, भरत भाई की बाइक मिल ही नहीं रही है। अच्छा, फोन नंबर किसका है बता किया? यस सर। ये आखिरी कॉल जो 9:40 में आया था वो किसी मनीषा सेठ का है। मतलब इस मनीषा सेठ ने भरत भाई के घर से निकलने से पहले फोन किया? यस सर। और शायद रसिका बेन, भरत भाई की वाइफ, इस बात को जानती थी, लेकिन शायद उन्होंने बताया नहीं। इस मनीषा सेठ को कांटेक्ट करो, कहो हमें उनसे बात करनी है। जी, मैं भरत भाई को जानती हूँ। उनकी आइसक्रीम की दुकान हमारे मोबाइल की दुकान के पास में ही है। वो 1-2 बार हमारे घर भी आए हैं, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? 11 अक्टूबर की सुबह 9:40 को भरत भाई के सेल पर आपके मोबाइल से फोन आया था। हाँ, मैंने कॉल किया था। उन्हें एक मोबाइल खरीदना था, ब्लैकबेरी लेटेस्ट मॉडल। वो मैंने उनके लिए मंगवाया था, बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था। क्या भरत भाई आपके दोस्त हैं? नहीं, पहचान वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ है। सर, मनीषा ने मुझे बताया था कि भरत भाई मोबाइल लेने के लिए आने वाले हैं, लेकिन वो आए ही नहीं। सर, भरत भाई की बाइक मिली है न्यारी डैम के पास। साहब, वहाँ बांध के पास झाड़ियों में एक गोनी है, उसमें लाश है साहब। गला घोटा गया है किसी वायर या रस्सी से। मौत की टाइमिंग? मिनिमम 72 घंटे, एक्चुअली 3 दिन, और बॉडी काफ़ी सड़ चुकी है। मकवाना? यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में कई लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम एक काम करो, मनीषा सेठ की सारी हिस्ट्री निकालो। सर, मनीषा की दीपक के साथ 7 साल पहले शादी हुई। उनका 6 साल का एक लड़का है दीपू, और 3 साल पहले वे दीपक के माँ बाप से अलग हुए और अपना अलग घर बनाया। जरूर कोई स्टोरी होगी। स्टोरी है सर, रंगीन स्टोरी है। मनीषा की सास ससुर को शक था कि मनीषा का किसी मयूर नाम के आदमी के साथ अफेयर था। हर कोई तुम्हारे और उस मयूर के बारे में हमें खुलेआम ताने मार रहा है। अफेयर? हाँ सर, पड़ोसियों से बात हुई, बोल रहे थे जब जब उनके सास ससुर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, बच्चा स्कूल में, दीपक दुकान पर,
वो मयूर दोपहर में घर आता। और ये भरत भाई, इसका कोई चक्कर इससे? दोनों की दुकान आसपास है तो अच्छी जान पहचान थी। ये औरत कत्ल कर सकती है? और अगर हाँ तो क्यों? सर, इन दोनों के बीच में कोई बिजनेस रिलेशनशिप तो नहीं थी। तो फिर कैसे रिलेशनशिप में मकाना? अफेयर होता तो कहाँ और कैसे मिला करते थे? ये भरत भाई की बेटी श्वेता कौन से स्कूल में जाती है ये पता करो। हेलो बेटा, ये आपके लिए। अच्छा बेटा, आप उस दिन अपने पापा के बारे में कुछ बताने वाले थे ना? आपकी मम्मा ने रोक दिया था, करेक्ट? रॉन्ग, मुझे कुछ नहीं कहना था। देखो बेटा, आपके पापा के साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। आप नहीं चाहते हम उन बुरे लोगों को पकड़े और उन्हें सजा दें? देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने कुछ गलत काम किया हो तो कोई बात नहीं, हम उन बुरे लोगों को पकड़ना चाहते हैं जिन्होंने आपके पापा को भगवान के पास भेजा है। आपको हमारी मदद करनी होगी बेटा। अंकल, जब भी मैं पापा के साथ दुकान में जाती थी ना, हाँ? तभी पापा मुझे एक आंटी के घर लेके जाते थे। वो आंटी का घर कहाँ है बेटा? तो श्वेता बेटा, आप यहाँ पर दीपू के साथ खेलो, मुझे मनीषा आंटी के साथ कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। और देखो, कहीं जाना नहीं, यहीं पर खेलना। ओके? ओके पापा। ओके बेटा, ओके, लव यू। चलें। क्या पापा रोज जाते थे वहाँ? नहीं, जब भी मैं दुकान में जाती थी ना, तब भी जाते थे। थैंक यू बेटा, जाओ। तो आपने हमें भरत भाई और मनीषा के अफेयर के बारे में क्यों नहीं बताया रसिका बहन? मुझे नहीं पता किसी अफेयर के बारे में। झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो किसी औरत के साथ फोन पर बात करते थे। आपको कभी शक नहीं हुआ, पर मुझे नहीं पता था कैसे पूछूं। रोज सोचती थी पूछूंगी, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई सच सुनने की। आपको लगता है भरत भाई का खून मनीषा सेठ ने किया है? सर, कल्पेश का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। वो भरत का चचेरा भाई है और सालों से वो दोनों साथ में बिजनेस करते हैं। भरत की पत्नी रसिका, वो अपने पति को नहीं मरवाएगी, तो बच्ची मनीषा सेठ, वही हमारी मुख्य आरोपी। मुझे भी उस मयूर वाले एंगल पे कुछ पॉसिबिलिटी लगती है। ले आओ उसे, उसी से पूछताछ कर लेते हैं। एक खौफनाक कत्ल और एक नाजायज रिश्तों का पिटारा। कई गड़े मुर्दे उखड़ने का इंतजार कर रहे थे। ये गड़े मुर्दे गवाह थे एक कटु सत्य के। ओह, तो तू भी शादीशुदा है? मैं भी, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बहुत जल्द समझ जाएगा। ये मनीषा सेठ को कॉलेज से जानता है ना? जी सर। लास्ट कब बात हुई थी? सालों पहले, तब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन ये फोन रिकॉर्ड कहते हैं कि मयूर झूठा है। खुद पढ़ इसको। पिछले हफ्ते तक रोजाना बात हो रही थी सेल पर। अब बोल और सच बोल। मैं और मनीषा बीच बीच में मिलते रहते हैं। हाँ, भरत भाई कबाब में हड्डी थे ना? नहीं सर, भरत भाई और मनीषा सिर्फ दोस्त थे। तुझे उसकी दोस्ती खटकी और तूने उसे मरवा डाला? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तो भरत भाई को किसने मारा मयूर? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भरत भाई मनीषा को ब्लैकमेल कर रहे थे और मनीषा बहुत डरी हुई थी। सुनो मयूर, खत्म करना होगा। किससे? हमारे अफेयर को। क्यों? मुझसे बोर हो गई हो क्या? डर गई हूँ। किससे डर गई हो? भरत भाई को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। उसने अगर मेरे हस्बैंड को बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और
पर मैं उनके प्यार और भरोसे को खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम कहोगी तो हम कहीं बाहर मिल लेंगे, कहीं और। नहीं मयूर, बस। तुम्हारी सहेली सेजल के यहाँ, वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? नहीं मयूर, मैंने कहा ना, अब मैंने ठान ली है। मनीषा प्लीज। और सर ये 7 दिन पहले की बात है। उसके बाद से तो मैं मनीषा से मिला भी नहीं और मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई। कॉलेज से अफेयर था ना तुम्हारा? जी सर। शादी के बाद भी मिलते थे, उसके अलग घर बसाने के बाद भी? हमारा अफेयर कभी रुका ही नहीं। धोखेबाजी और झूठ का सिलसिला चलता रहा सालों से। सर हमारी रिलेशनशिप है। डरपोकों वाली रिलेशनशिप है। अगर सच्चा प्यार करते तो अपने अपने पार्टनर से अलग हो जाते, सबको धोखे में नहीं रखते। खैर ये सेजल कौन है? सेजल सर मनीषा की खास सहेली है। सरपदल गांव में किसी आंगनवाड़ी में काम करती है। सरपदल गांव? वो तो नियारी डैम के पास है, जहां भरत भाई की लाश मिली थी। ये सेजल का नंबर है? जी सर। आखिरकार झूठ के काले बादल हटने लगे। भरत की हत्या की सच्चाइयां उभर आईं। मनीषा पहले से ही पुलिस की मुख्य आरोपी थी। अब ऐसे कई सुराग मिलने लगे थे जो आरोपी को मुजरिम साबित करने ही वाले थे। सर सेजल और मनीषा के बीच 10 और 11 अक्टूबर के बीच कई कॉल्स हुए हैं। 11 अक्टूबर का स्टेटस बताओ, जिस दिन भरत भाई गायब हुए। इस सेजल की सेलफोन की लोकेशन मनीषा के घर में थी और तकरीबन 2 बजे सेजल और मनीषा दोनों की सेलफोन की लोकेशन न्यारी डैम के पास है। इसका मतलब है मनीषा ने सेजल से मदद ली है भरत भाई का कत्ल करने के लिए। उसी दिन दोपहर 12 बजे मनीषा की इंटरेस्टिंगली 7666823822 से बात हुई थी और ये नंबर मनीषा के पति दीपक के भाई देवेन का है। लेकिन वो तो उनके साथ दुकान चलाता है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है मकवाना? जिस वक्त सेजल और मनीषा न्यारी डैम पर थे, देवेन के सेलफोन का लोकेशन भी न्यारी डैम दिखा रहा है। गुड शो मकवाना। अब तीनों को आमने सामने कर देते हैं, हो जाने तो क्लाइमैक्स। मैं भरत भाई को सिर्फ जानती थी, कोई लेना देना नहीं था। काफी लिया दिया गया मिसेस मनीषा, वरना वो आदमी मयूर का नाम लेकर आपको ब्लैकमेल क्यों करता? अब ये नहीं कहिएगा कौन मयूर। मनीषा जी, आपको मैं देवेन और सेजल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मैंने आप तीनों को यहां किसी कॉलोनी की एनुअल मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। एक कत्ल हुआ है और हमारे पास ये ठोस सबूत है कि आप तीनों ने मिलकर ये कत्ल किया है। अब अगर किसी ने भी झूठ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। मैं भरत से दुकान पे मिली थी और हम दोस्त बने। दोस्त? हाँ दोस्त। आकर्षण था आपस में? हाँ था, पर उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन भरत तो बहुत कुछ चाहता था आपसे। मयूर, तुम भी निकलो। दीपू के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। तो आने दो, उसे कौन सा समझ में आएगा, छोटा है। पागल हो, पता है वो अपने पापा को कहेगा पापा पापा मम्मा को मिलने कोई अंकल आए थे। कहने दो, तो बोल देना कि भरत आया था। कौन सा दीपक भाई को शक होगा, भरत भाई को? भरत
को मेरे और मयूर के रिश्ते के बारे में पता चल गया था, वो ये जानता था कि मैंने दीपक से ये बात छुपा के रखी। बस उसने इसी बात का फायदा उठाया और मुझसे वो सब करवाया जो वो चाहता था, मैं नहीं। तुम्हें जो मुझसे चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं होगा। मनीषा, यार ये तो ज्यादती हुई ना। हा? अब देखो, दीपक की पीठ के पीछे तुम इतने सालों तक मयूर के साथ मस्ती मारती आई हो, है ना? अब मयूर की पीठ के पीछे थोड़ी सी मस्ती हम लोग भी कर लेते हैं। क्यों? ठीक है ना? उफ मनीषा, तू पागल हो गई है क्या? मयूर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सेजल, तू जानती हूँ मेरा पहला प्यार है, और शादी की अग्नि में पहले वाले सारे प्यार जलाने पड़ते हैं। ओ बस कर, फालतू के लेक्चर मत दे मुझे। तो क्या करूँ? हाँ, देख तूने अपने आप को कैसी मुसीबत में डाल ली है। वो भरत भाई तुझे लगातार ब्लैकमेल करता रहेगा। हाँ यार, वो बार बार मिलने की बात करता है, और मिलना मतलब समझती है ना तू? समझती हूँ मैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि दीपक को सब कुछ साफ साफ बता दे। नहीं सेजल, मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। उसने अपने माँ बाप के सामने मुझे सपोर्ट किया था। वो ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा कि मैं उसके साथ चीटिंग कर रही हूँ। और अब तो वो भरत के साथ भी इतना सब। तो मनीषा, तू लाइफ से चाहती क्या है आखिर? दीपक मेरे पति है और मयूर मेरा प्यार। मुझे दोनों चाहिए। और भरत भाई? वो मुझे नहीं चाहिए। भाभी, आपके सास ससुर मयूर के बारे में बात कर रहे थे ना, तब मुझे पता था कि वो लोग सच बोल रहे हैं और आप झूठ। फिर भी आपने मुझे सपोर्ट किया। दीपक भाई के लिए बहुत अच्छे इंसान है वो। तो क्या मैं बुरी हूँ? आपको अपनी बहन मानता हूँ मैं। तो फिर अपनी बहन की मदद कीजिए। मेरे कैरेक्टर को लेके फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब पक्का दीपक भाई को ये बात नहीं बताना चाहती? हाँ देवेन भाई, नहीं तो मैं आपको क्यों बताती, सीधा उन्हीं के पास नहीं चली जाती। तब तो बस एक ही तरीका है भरत भाई को चुप कराने का। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इन सब में मत घसीटो तुम। सेजल, तू भूल गई ना मैंने कितना कुछ किया है तेरे लिए लाइफ में? गिनाओ तुझे। सजल बहन, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और आपका नाम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है। नहीं प्लीज प्लीज सेजल, 15 साल की दोस्ती है हमारी। तू मेरी बहन है यार, प्लीज। हेलो। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखो भरत, तुम्हें जो मुझसे चाहिए वो मेरी फ्रेंड सेजल करेगी। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। पहले तुम्हारी दोस्त के साथ और उसके बाद तुम्हारे साथ। मेरे साथ नहीं, मेरी फ्रेंड भी ये सब कुछ मेरी शादी बचाने के लिए कर रही है। उसके साथ तुम्हें जो भी कुछ करना है एक बार करके हम दोनों को बख्श दो। अरे अच्छा बाबा, अच्छा, मैं कोई लालची भेड़िया थोड़ी ना। अच्छा ये बताओ, कब और कहाँ? मेरी फ्रेंड इस वक्त मेरे घर पे है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस मैं पहुंच रहा हूँ। ये मनीषा मुझे लल्लू समझ रही है। अपनी सहेली को आगे करके मेरे हाथ से फिसलने की कोशिश कर रही। नादान है। देखो मनीषा, उसके अंदर आने तक उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, और उसके यहाँ आते ही मैं उसके गले में ये फंदा डाल दूंगी।
कहाँ है तुम्हारी सहेली? कहाँ है तुम्हारी सहेली? हाँ, मुझसे गेम खेल रही हो? यकीन मानो, इस गेम में तुम्हें डबल मजा आएगा। जरूर आएगा, लेकिन पहले तुम्हारी सहेली को एक बार देख तो लो। तुम मर्द लोग ना, पेशेंस नाम की चीज ही नहीं पता। ये सरप्राइज? हाँ, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, है ना? ऐसा सरप्राइज जिसे तुम कभी नहीं बोलोगे। क्या मनीष, बिल्कुल सबर नहीं हो रहा। उसे बुलाओ ना, प्लीज बुलाओ ना अपने दोस्त को। हैं? आओ, 1 मिनट। अरे क्या कर रही हो? अरे यार बुलाओ अपनी दोस्त को, इंतजार नहीं होता है अब। हाँ, बिल्कुल देखो सबर नहीं हो रहा है मुझसे, बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा। बुलाओ ना जल्दी से। बुलाओ ना। अरे क्या कर रही हो? बुलाओ ना उसे। मनीषा तुम, अरे ये क्या है? कहीं मुझे मारने वारने का प्रोग्राम तो नहीं बना रखा तुमने? हाँ, तुम तो खुशी से ही मर जाओगे। खींच, सेजल खींच। देवेन भाई, खत्म हो गया भरत, अब बोलिए। इसका सारा सामान तो निकल लिया था ना? अब इसे राजकोट के बाहर पार्सल कर देंगे। हेलो, हाँ मैं भरत का दोस्त बोल रहा हूँ। वो कुछ अर्जेंट काम से गोधरा गया हुआ है, उसको लौटने में टाइम लगेगा। लेकिन भरत भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था आज सुबह। अब कह रहा है ना मेरे जरिए। एक अफेयर छुपाने के लिए तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की मनीषा। तुम्हारे पति पर मुझे तरस आता है, और तुम दोनों कैसे दोस्त हो? एक बार भी इसके मासूम बच्चे दीपू के बारे में नहीं सोचा? ऐसा भी क्या डरना रसिका जी? आप जानते थे कि आपके पति कुछ गलत कर रहे हैं, फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप औरत नहीं है ना, आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझूंगा? यही कि बेसहारा औरतों की मजबूरी उनकी खामोशी में बयां होती है। हम सच जानकर भी कुछ रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो फिर ऐसा कड़वा सच जाने क्यों? बेटे, घाव ताजा हो तभी उसे दबा देना चाहिए, नासूर बन जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। बोला होता मनीषा, एक बार बोला होता। हिम्मत नहीं थी दीपक, हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें और दीपू को खोना नहीं चाहती थी। बहुत गिल्टी फील कर रही थी। जब अफेयर कर रही थी तब गिल्ट फील नहीं हुआ था? एक बार बता देती मनीषा, बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या तुम मुझे माफ कर देती दीपक? माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था मनीषा।
जिस दिन बा और बापू ने तुम पे उंगली उठाए थे, मैं जानता था मनीषा, वो लोग सच बोल रहे हैं। क्या? हाँ मनीषा, मैं जानता था, लेकिन तुम्हें बोलकर तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिराना नहीं चाहता था। मैं सोचा कि प्यार से तुम्हारा दिल जीत लूंगा, इसलिए बा और बापू से अलग होने को राजी हो गया। सोचा धीरे धीरे तुम उसे भूल जाओगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा प्यार फेल हो गया मनीषा। नहीं, फेल हो गया मेरा प्यार। मुझे मेरी चुप्पी बहुत भारी पड़ी। बहुत भारी पड़ी मुझको मेरी चुप्पी। दो बालिग लोग आपस में जो भी करते हैं उसे उनका निजी मामला कहा जाता है। हम ये भी मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्ते बहुत पेचीदा होते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सरल है, साफ है कि जब भी कोई नाजायज गैर कानूनी कदम उठाता है तो जुर्म का जहरीला फन भी उठता ही उठता है। लोग भले ही एक दूसरे को माफ कर दें, बुरी यादों को भुला दें, लेकिन कानून ना तो माफ कर सकता है ना भुला सकता है। कानून सिर्फ न्याय कर सकता है। रिश्ते जोड़ने या तोड़ने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। कानून तोड़ेंगे तो अदालत सजा देगी, दिल तोड़ेंगे तो जिंदगी सजा देगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।